नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसे केस की चर्चा करने वाला हूं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के द्वारा 10 फरवरी 2021 को सुनाया गया और ये चेक बाउंस से संबंधित है। इन नटसेल बहुत ही संक्षेप में अगर कहा जाए तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो ये थे कि एक अपीलांट के द्वारा, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में राहत पाने के उद्देश्य से आया था, इसी अपीलांट के द्वारा एक चेक रिस्पोंडेंट को, यानी कि अपोजिट पार्टी को, यानी कि विपक्षी को दिया जाता है 11,20,000 अमाउंट को देने के उद्देश्य से इसके फेवर में जारी किया जाता है। और साथ ही साथ एक डीड ऑफ अंडरटेकिंग भी इसके साथ बनाई जाती है उसी दिन। और जब विपक्षी पार्टी के द्वारा ये चेक पेमेंट के उद्देश्य से बैंक के सामने प्रेजेंट किया गया, तो जब ये बैंक को प्रेजेंट किया गया तो हम सब जानते हैं कि अगर बैंक में प्रेजेंट करने पे पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ होगा। हम सब जानते हैं कि वो चेक बाउंस हुआ होगा। उसके कई कारण हो सकते हैं। तो अंतिम रूप से इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो पैसा नहीं मिला इनको और बाउंस हो गया चेक। अब इनके पास क्या ऑप्शन है? जैसे ही चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस केसेस को निपटाने के लिए एक डेडिकेटेड एक्ट है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो जब ये एक्ट है हमारे पास, तो इस एक्ट में जो प्रोविजंस दी गई हैं, इसमें प्रोविजंस दी गई हैं, उसमें धारा 138 के तहत जिस व्यक्ति को भी चेक का पेमेंट नहीं मिला है और ये उसे एक कानूनी जो कर्ज है वो देने के लिए वो बाध्य था, तो ऐसे में उसे कंप्लेंट करने का अधिकार है। और इस एक्ट के माध्यम से इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखा गया है। जैसे जिस व्यक्ति के हाथ में वो चेक होगा तो ये प्रिजम्पशन माना जाएगा, ये अवधारणा की जाएगी कि ये चेक इसको, उस व्यक्ति को किसी न किसी कारण पेमेंट करने के उद्देश्य से ये दिया गया। हालांकि ये प्रिजम्पशन जो है ये रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि इसको यदि आपको एविडेंस दिखा के ये साबित कर देते हैं कि हाँ ये एक्ट जो है, ये जो चेक है, ये मैंने इनको किसी कानूनी कर्ज के चुकाने के उद्देश्य से नहीं दिया था, इसका पर्पस कुछ अन्य था जो हमें लीगली बाइंड नहीं करता है पैसे देने के लिए, या तो आप ये सब साबित करेंगे तब चीज़ दूसरी बात है। लेकिन तब तक, जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, तब तक ये प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट में लिया जाएगा। 139 धारा के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो इस एक्ट में धारा 118 और धारा 139 के माध्यम से, धारा 118 में तो चेक से संबंधित प्रिजम्पशन किया गया है कि यदि वो चेक साइन किया गया है डेट, तो ये सब प्रिजम्पशन सही माना जाएगा। और धारा 139 के तहत ये बात कही गई है इस एक्ट में कि जिसके पास भी ये चेक होगा ये माना जाएगा कि उसको ये दिया गया था, जब तक कि ये अन्यथा साबित ना कर दे। अब धारा 138 में कंप्लेंट करने का अधिकार दिया गया है और धारा 142 में कॉग्निजेंस, यानी कि मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने की पावर दी गई है। तो ये चीज़, इस निर्णय को समझने के लिए ये चीज़ आवश्यक है। अब हम आपको इस केस के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं। सबसे पहले ये चेक इशू किया गया, विपक्षी ने उस चेक को लगाया, 11,20,000 रुपये के पेमेंट के उद्देश्य से लिया गया और फिर चेक प्रेजेंट किया गया। चेक प्रेजेंट करने के बाद वो चेक बाउंस हो जाता है। अब जब चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि भाई आपको एक लीगल नोटिस भेजने की आवश्यकता होगी कानूनन। वो लीगल नोटिस इस बात के लिए इंटेंशन देगा, इस बात के लिए इंगित करेगा कि आप पेमेंट कर दें 15 दिन के अंदर। यानी कि जब भी आपको चेक बाउंस की इंफॉर्मेशन रिटर्न मेमो की डेट से, जो बैंक से मिलती है, उस डेट से 30 दिन के भीतर 30 दिन के अंदर
ये नोटिस आपको डिमांड करने के लिए, ये नोटिस जो डिमांड के रूप में होगा, ये आप 15 दिन का समय देते हुए उनको देंगे। और इसके बाद जब उस नोटिस को वो प्राप्त कर लेगा तो 15 दिन जब खत्म हो जाएंगे तो ऐसे में उस दिनांक से लेके 30 दिन तक आप चेक बाउंस केस की कंप्लेंट डाल सकते हैं। और जब वो कंप्लेंट आप डालेंगे तो वही रिटर्न मेमो, वही चेक ओरिजिनल और वही जो इसके तथ्य हों, तो ऐसे में कंप्लेंट आप प्रेजेंट कर देंगे। वो कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी, जैसा कि इस मामले में हुआ। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब ये कंप्लेंट गई, इससे पहले आपको ये याद दिला दें कि जब नोटिस दिया गया था तो नोटिस का रिप्लाई उस चेक देने वाली पार्टी ने भेजा था। उस रिप्लाई में सब कुछ डिनाई कर दिया था, यानी कि सब कुछ मना कर दिया था कि हमारा आपका कोई लेन देन नहीं है, वो तो किसी और वजह से हमने आपको चेक दिए थे। तो कुल मिला के उन्होंने इस झूठ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की और मजिस्ट्रेट के सामने जब इसका संज्ञान लेने का मौका आया तो अल्टीमेटली उन्होंने इस कंप्लेंट को ही खारिज कर दिया और ये कहते हुए खारिज किया कि जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो जो जरूरी चीज़ें हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए, उसमें शिकायतकर्ता फेल हो गया। इसके कारण उनके द्वारा ये माना गया कि शिकायतकर्ता को विपक्षी के द्वारा, आरोपी के द्वारा कोई भी लीगली इन्फोर्सेबल डेट, यानी कि जो कानूनी तौर पे एनफोर्स किया जा सके, कानूनी तौर पे ये कर्ज वापस लिया जा सके, ऐसा कोई नहीं था। इस बात को ये साबित नहीं कर पाया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में धारा 118, धारा 139 का प्रिजम्पशन कंप्लेनेंट के फेवर में होना था, फिर भी उन्होंने सर्कमस्टांसेस पूछी, जबकि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी और उसको ही मान लिया कि ये सर्कमस्टांसेस बताने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसकी बात को विश्वास नहीं किया। हाँ, इससे पहले एक बात और बता दें आपको, इस जजमेंट के अंदर ही जो निचली अदालत के द्वारा कहा, इसमें जबकि आरोपी के द्वारा उसका चेक होना, उसका चेक साइंड होना, उसके द्वारा साइंड होना, और उसने कहीं ना कहीं बात करते करते इस बात का अंदेशा दिया है कि ये एक्नॉलेज भी करता है, जो डेट है, जो कर्जा है, वो एक्नॉलेज भी करता है, वो इसकी संस्वीकृति भी करता है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा वो कंप्लेंट ही डिसमिस कर दी गई इस चीज़ के होते हुए। तो ये कहा जा सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिए गए जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। खैर, इसके बाद क्या होता है, कंप्लेनेंट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं, उसने क्रिमिनल अपील फाइल कर दी मद्रास हाई कोर्ट में, और वहाँ पर जब ये फाइल करी गई, जब पूरे अपने सबमिशंस किए गए, तो हाई कोर्ट के द्वारा इस मैटर को पूरी तरह सुना गया और अंत में ये डिसीजन लिया गया, ये जजमेंट दिया गया कि ये 11,20,000 रुपये देने के लिए जिम्मेदार माना जाए, और सारे तथ्यों को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जो कानूनी बाध्यताएं थीं, उन कानूनी बाध्यताओं को भी इग्नोर कर दिया गया और गलत तरीके से कंप्लेंट को डिसमिस किया गया। तो खैर, उन्होंने धारा 138 के अंतर्गत चेक देने वाले व्यक्ति को दोषी करार दिया और दोषी करार देने के साथ साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
और 3 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी साधारण कारावास जो है वो भी दिया। यदि जुर्माना पे ना किया जाए इसके तरफ तो अलग से कारागार साधारण तौर पे इसको भोगने के लिए कहा गया। तो इस हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को पूरा देखा। दोनों तरफ से सबमिशंस आए। एक ने कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कुछ भी किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है, और जो जिसने चेक दिया था तो जाहिर सी बात है वो ये कभी नहीं कह सकता। वो तो ये कहेगा कि हाई कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी किया गया है वो गलत किया गया। तो अंतिम रूप से क्या हुआ कि इस मैटर को जब सुना गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पाया गया कि हाई कोर्ट ने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है या कोई इलीगैलिटी नहीं है। लेकिन एक डेवलपमेंट यहाँ पर हुई थी। सुनवाई से पहले पार्टी के द्वारा अपनी तरफ से 11,20,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में स्वेच्छा से जमा करा दिए गए थे। तो इस बात का ज्ञान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को था, तो इसीलिए थोड़ा सा उन्होंने एक लीनियंट अप्रोच ली और नरमी दिखाते हुए केवल एक मॉडिफिकेशन किया, वो ये कि जो भी ये सजा दी गई है इसको नहीं भोगने के लिए नहीं कहा जाएगा। बाकी सब हाई कोर्ट के द्वारा जो कुछ किया गया वो सब सही है और सही वो भी था, लेकिन चूंकि परिस्थिति का ध्यान रखते हुए ऑलरेडी पैसे थे। हाँ, कॉम्पनसेशन की बात जब उठी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा रिकॉर्ड पर कि कॉम्पनसेशन के लिए ना तो हाई कोर्ट में कुछ कहा गया और ना ही कुछ कंप्लेंट में कहा गया। तो ऐसे में कॉम्पनसेशन तो ये मान लिया जाए कि हाई कोर्ट के द्वारा ओवरटर्न कर दिया गया, यानी कि वो बात मान ही नहीं गई। अब वो गलती चाहे इनकी तरफ से हुई हो, अल्टीमेटली वो नहीं माना गया। आप ये समझ लें कि कोई भी व्यक्ति जब चेक किसी को देता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई लायबिलिटी होती है, तभी वो देता है। और बात जब चीज़ें बदलती हैं किसी भी कारण, तो ऐसे में क्या करा जाता है, कई तरीके के हथकंडे चेक देने वाले व्यक्ति के द्वारा अपनाए जाते हैं, लेकिन अंतिम रूप से वो कोर्ट में जाके चलते नहीं हैं। कुछ समय के लिए केवल फौरी राहत देते हैं, बाकी अल्टीमेटली वो उनके अगेंस्ट में ही जाता है। और इस एक्ट में दुगने अमाउंट तक की पेनल्टी दी गई है, यानी कि जो भी चेक अमाउंट होगा उसके दुगने धनराशि तक आदेश दिया जा सकता है। और बाकी जो कॉन्सिक्वेंसेज आपने देखे वो तो सब चीज़ें होती ही रहती। तो अगर आपको ये जजमेंट पूरा समझ में आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है और चेक बाउंस केसेस के मामले में कुछ विश्वास बढ़ा है अंदर से कि जजेस जो बैठे हुए हैं वो निश्चित तौर पे एक्टिविटी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अन्य लोगों तक पहुँचे और सभी के जानकारी में ये चीज़ आए। आने वाले समय में इसी चैनल में मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि कुछ नए नए तरीके इस इंफॉर्मेशन, इस नॉलेज को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तो समय समय पर इस तरह के बदलाव आने वाले समय में होंगे। आने वाले समय में कुछ ना कुछ इससे हटके प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग इसी तरीके से इसको बढ़ाएं आगे। और अभी हमारी जो सब्सक्राइबर की फैमिली है और जो भी दर्शक गण हैं,
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें। और 175 सब्सक्राइबर्स अभी तक हुए हैं। इसके लिए हम सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी वीडियोस आप तक पहुंचते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको मिले जिससे आपको ये लगे कि हमारा टाइम, हमारी एनर्जी इन्वेस्ट हुई है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम ना हो, और कोशिश रहती है कि मैं अपना भी टाइम वेस्ट ना करूं। और इसी तरीके से सीखने सिखाने का जो सिलसिला है जो चल निकला है, तो अब इसको दूर तक जाना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सही प्रमाणिक जानकारी आप तक पहुंचे और जो आपसे सीधे संबंधित हो। कभी कभी कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता होगा कि ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन वो कभी कभी सब्जेक्ट के चक्कर में मजबूरी होती है, क्योंकि दर्शकगण हर तरह का हमारे सामने होता है। तो जो लोग लॉ से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनके लेवल की चीज़ भी धीरे धीरे पहुंचेगी। और फिलहाल तो अभी आम जनता के हित में सारी चीज़ें ये की जा रही हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।